स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश FY25 अब किसकी बारी। वित्त वर्ष 2024 बाजार के लिए कई लिहाज से काफी शानदार रहा। एक साल में निफ्टी में 28% का रिटर्न मिला, वहीं मिड कैप इंडेक्स में 56%, तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने 70% के रिटर्न दिए। कुछ छोटे और मझोले शेयरों का भाव दोगुने से चौगुने हो गया। और इतनी जोरदार तेजी के बाद अब वित्त वर्ष 2025 में कौन से शेयर कमाल करके दिखाएंगे, कौन से शेयर्स में अगले एक साल में बम्पर रिटर्न आपको मिलेगा, इसी पर लेकर आए हैं हमारी ये खास पेशकश FY25 में किसकी बारी। और इस शो में हम शेयरों पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पुदार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है आपके लिए, क्योंकि देखिए FY24 में तो शानदार कमाई हुई है, लेकिन अब वित्त वर्ष 2025 में जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम आप दोनों से ही ऐसे स्टॉक्स आज जानना चाहेंगे जो कि इस साल में बेहतरीन शानदार रिटर्न कमा कर दे सकते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव में भी अगर वो उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो उनको यहाँ पर शानदार मुनाफा होगा। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स पर आगे हम चर्चा करेंगे आप दोनों ही एक्सपर्ट के साथ। विवेक जी, स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो स्नेहा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, आपके जो लिस्ट है काफ़ी सारे स्टॉक्स हमें डिस्कस करने और काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो हम कोशिश करेंगे इस शो के ज़रिए अपने व्यूअर्स को बताएं। तो आपकी तरफ से जो पहला स्टॉक है उसके बारे में शुरुआत कीजिए। जी, मेरी तरफ से पहला स्टॉक एल&टी रहेगा। जहाँ तक हमें पता है कि गवर्नमेंट केपेक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 टू 12% काइंड ऑफ कैगर के पेस पे वो ग्रो करेगा। इसके साथ ही साथ जो प्राइवेट केपेक्स है, उसमें हम काफ़ी शार्प रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों को ही मद्देनज़र रखते हुए एल&टी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। मोरोवर कंपनी इंटरनेशनल ऑर्डर्स पे भी काफ़ी फ़ोकस कर रही है। वो लार्ज टिकट साइज़ प्रोजेक्ट्स टारगेट कर रही है, जिसके थ्रू अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करे, नए-नए सेगमेंट्स में वो एंटर कर रही है। सो ओवरऑल नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स इस कंपनी के लिए काफ़ी दमदार रहना चाहिए और हम 20% प्लस काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के लिए। मार्जिन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहेगी। तो हमारा आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है एल&टी पर। और हमारा लक्ष्य बनता है 4200 का। अगले एक साल के लिए 4200 का लक्ष्य। एल&टी पर ऑर्डर बुक मजबूत नजर आ रही है। फंडामेंटल्स वजह सारी अभी स्नेहा ने हाईलाइट कर दी, वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, इस शो के जरिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने काफ़ी रिसर्च करके, मेहनत करके ये तमाम स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। आप उन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें अपने बजट के अनुसार या जैसे भी लंबी अवधि के लिए ये ध्यान रखिए कि ये स्टॉक हम आपको लंबी अवधि के लिए बता रहे हैं। कम से कम एक साल के लिए तो आपको होल्ड करना ही है। उस अकॉर्डिंग आप अपने निवेश की प्लानिंग कीजिए और जो भी स्टॉक, श्रेणी काफ़ी लंबी होगी, लेकिन जो भी स्टॉक्स आपके मुताबिक आपके बजट में आ रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में, वो आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है स्नेहा की तरफ से एल&टी, एक साल के लिए 4200 का लक्ष्य वो देख रही हैं। विवेक जी, अब दूसरा स्टॉक आपसे जानना चाहेंगे, बताइए आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक होगा। पहले तो पूजा जी, जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसकी सभी को बहुत शुभकामनाएं और ये आशा करता हूं कि बजट में टैक्स नहीं लगाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे और सबको काफी मुनाफा हो। तो देखिए, अगले एक साल के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं अब, तो आज मैं जो शेयर्स देने वाला हूँ, कहीं ना कहीं हमने कई बार डिस्कशन किया होगा, क्योंकि फंडामेंटल है तो थोड़ा लंबा नजरिया रहता है इन पे। तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा केसीपी लिमिटेड। ये 170 180 के बीच में अभी भी चल रहा है। और कंपनी क्या करती है, ये बेसिकली साउथ बेस्ड कंपनी है। ये आपको सीमेंट में बिजनेस करती है। ये इसका कारोबार शुगर में है और ये हॉस्पिटैलिटी में भी है। और आप अगर देखोगे तो सीमेंट अगला जो ये बजट आने के बाद जो जून जून जुलाई 5 को बजट आएगा, उसमें
आपको वापस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देखने को मिलेगा सरकार का। और जो हॉस्पिटैलिटी है वो तो बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज आप अगर देखो तो वैल्यूएशन बहुत कम है इस स्टॉक का अभी भी, और मुझे लगता है कि ये 220 एक रीजनेबल टारगेट लगा के आप इसको ले सकते हो। तो केसीपी पहला बेट रहेगा। ठीक है, तो केसीपी ज़्यादा महंगा स्टॉक भी नहीं है। अगले 1 साल के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं 220 के लक्ष्य के लिए। और फैक्टर्स आपको अभी विवेक जी हाईलाइट भी कर रहे थे, काफ़ी शानदार सीमेंट स्पेस की कंपनी है। इनका जो ओवरऑल ग्रुप का पोर्टफोलियो भी है वो भी काफ़ी जाना माना डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, अच्छा बिजनेस है। और जिस तरीके से सरकार फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, केसीपी को जैसी कंपनियों को यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये एक स्टॉक है जिस पर कि आप नज़र रख सकते हैं। अब स्नेहा, आपकी लिस्ट से बताइए अगला स्टॉक जो कि इस शो का होगा तीसरा स्टॉक, बताइए। दूसरा स्टॉक मेरी लिस्ट में है बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस काफी टाइम से नहीं चला है, कंसोलिडेट कर रहा था, बट अभी उसके फेवर में 2-3 फैक्टर्स आए हैं। आरबीआई ने एक तो एआईएफ नॉर्म्स को मॉडिफाई किया है, सो एनबीएफसीज उससे बेनिफिट करेंगे एंड बजाज फाइनेंस मेजर वे में बेनिफिट करेगा। दूसरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ कंपनी को लाना पड़ेगा विद इन अ ईयर, सो वो वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग होगा। सो ये 2 फैक्टर्स इमीडिएट ट्रिगर्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो कस्टमर एक्विजिशन और जो न्यू लोन ट्रैजेक्टरी है, ये कंपनी के लिए हमेशा से ही काफी स्ट्रांग रही है और ये मोमेंटम और बिल्डअप होगा जब इसका जो डिजिटल इकोसिस्टम ऐप है वो जैसे ही ऑफरिंग में आ जाएगी, ऑब्वियसली वहां से कस्टमर एक्विजिशंस एंड न्यू लोन ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सो हम काफी पॉजिटिव है बजाज फाइनेंस पे फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और हम बिलीव करते हैं कि इसकी अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवरी जो है कंसिस्टेंटली हमें जो लास्ट डिकेड में दिखाई दी वो कंटिन्यू रहेगी एंड हम 25% काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स पर्सपेक्टिव से। और आरओईज भी काफी स्ट्रांग रहेगी अराउंड 25%। सो एक ये अच्छा स्टॉक है और अभी एक अच्छे लेवल पे है वैल्यूएशन वाइज। इसे डेफिनेटली अक्यूमुलेट करना चाहिए विद द टारगेट प्राइस ऑफ 8500। बिल्कुल। बजाज फाइनेंस काफ़ी बेहतरीन रिसर्च यहाँ पर सिन्हा जी की तरफ से 8500 के लक्ष्य अगले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में ज़्यादा कुछ चला नहीं, लेकिन आगे के ट्रिगर्स अभी स्नेहा हाईलाइट भी कर रही थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की भी बात हो रही है, तो वो भी एक अनलॉकिंग फैक्टर होगा कंपनी के लिए। बिजनेस तो स्ट्रांग है ही। एक ज़्यादा नहीं चला हाल फिलहाल में, लेकिन देखिए हम अभी आपको रिटर्न दिखा रहे थे। अगर 1 साल पहले आपने स्टॉक में एंट्री ली होगी बजाज फाइनेंस में, तो अभी तक आपका मुनाफा 30% का हो चुका होता। तो यही खूबसूरती है लॉन्ग टर्म निवेश की। अगर आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश करते हैं, उसको थोड़ा समय देते हैं, उसमें होल्ड करते हैं, तो इस तरह का शानदार गेन आपको होता है अगर आप उसको लंबे समय के लिए थोड़ा समय देकर हो। तो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी देखिए इन तमाम स्टॉक्स को फर्क नहीं पड़ा, उतार चढ़ाव बना रहा इसमें भी, लेकिन ओवरऑल रिटर्न देखेंगे 1 साल का लॉन्ग टर्म का, तो 30% का रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है बजाज फाइनेंस का। और इस सूची में जो जो स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा है। तो बजाज फाइनेंस 8500 के टारगेट के लिए आपके पास है तो बने रहिए, या फिर इस स्तर में वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब इस सूची में अगला स्टॉक लेंगे हम विवेक जी से। विवेक जी बताइए आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक होगा। पूजा, पहले तो देखिए जो भी आज डिस्कस कर रहे हैं, शायद ये डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और काफी क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिए हुए हैं ये सारे स्टॉक्स जितने भी आज बात कर रहा हूँ, तो ये एक ओपन डिस्क्लोजर है। दूसरा स्टॉक है मेरा नेस्को करके, NESCO। देखिए ये इनफैक्ट आपके शो पे मैंने 550 से रिकमेंडेशन चालू किया था और अभी भी मेरी एक स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह रहेगी इस पे। ये स्टॉक काफी टाइम से 880, 780 और 820 के बीच में घूम रहा था। फिर बीच में कोशिश की 920 तक जाने की और वापस एक करेक्शन आया, 820 टेस्ट किया, वापस 930 गया और अभी पैनिक में वापस वो 780 वापस टेस्ट करके आज करीबन उसी रेंज में वापस चल रहा है, 820। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 1000 के नीचे नहीं दिखना चाहिए, कोई भी वैल्यूएशन का पैरामीटर आप लगा लो। कंपनी क्या करती है? कंपनी देखिए आईटी पार्क्स चलाती है जहाँ पे इनका रेंटल इनकम विद इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न हर साल बढ़ते रहता है और ये सारा का सारा आईटी पार्क्स मुंबई में है। कंपनी कैश रिच कंपनी है, कैश ऑन बुक शायद इसका आज के दिन 1200 करोड़ कैश इन हैंड होगा
और उसके अलावा कंपनी एग्जीबिशंस और हॉस्पिटैलिटी में भी है, एग्जीबिशन हॉल्स वगैरह चलाती है। ऑफ कोर्स 1 हॉल अभी 2 या 3 हॉल इलेक्शन के लिए भी यूज़ होंगे। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब का इसका फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन इस कंपनी को अभी तक उतना नहीं मिला है। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है, ये 1000 के नीचे तो आपको दिखना भी नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने कहा डिस्क्लोज़र ये हमारे पर्सनल अकाउंट में भी है, पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो इसको लीजिए और ये मेरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा। बिल्कुल, तो ये बेहतरीन पिक यहाँ पर विवेक जी की तरफ से। कैश रिच कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है, और बैलेंस शीट अच्छी है, और दर्शकों को देखिए हम सुझाव भी दे रहे हैं कि इसी तरह की कंपनी आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए अगर आप पर्सनली भी निवेश कर रहे हैं तो। जिसकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, जिस कंपनी पे कर्ज नहीं होता, कैश बुक स्ट्रांग होता है, कैश फ्लो स्ट्रांग होता है, ऐसे कंपनियों में निवेश करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ़ायदा होगा। नेस्को में तो काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड भी दिया था। हाल फिलहाल में नतीजे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं कंपनी के, और अगर 1 साल के लिए आप इसे होल्ड करते हैं तो 1000 रुपये तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नेस्को में। 4 स्टॉक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, L&T, KCP, बजाज फाइनेंस और नेस्को। 5वां स्टॉक स्नेहा आप बताइए। जी, 5वां स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक है। दो एक ये बहुत कॉमन नेम है, बट मैं मानती हूँ कि पोर्टफोलियो स्टॉक है ये, जो कि हमेशा आपको एक वेल्थ क्रिएट करके ही देगा। एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। इनफैक्ट लास्ट तीनों क्वार्टर में इस FY 24 में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी हेल्दी है कंपनी के लिए। सब सेगमेंट्स रिटेल, एसएमई, आपका कॉर्पोरेट साइड, सारे सेगमेंट्स में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी स्टेडी रहा है कंपनी का, एंड एसेट क्वालिटी काफ़ी दर्शाता है कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक की। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक हमेशा पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, एक एवरग्रीन स्टॉक है। एंड आगे जाके भी हम बिलीव करते हैं कि स्पेशली जहाँ पे हम ह्यूज केपेक्स की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनी बेनिफिट करेगी इस केपेक्स ग्रोथ से। तो अर्निंग्स ग्रोथ हम 15-20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए, विद स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज। और इसलिए हम रिकमेंड करते हैं ये स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1230। इस ये बैंक की बात कर रहे थे, उसमें वो 1230 के लेवल्स स्नेहा सुझा रही थी, और उसके पहले हमने नेस्को, बजाज फाइनेंस, KCP और L&T पर भी चर्चा की है। चलिए अब इस सूची में इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और विवेक जी से जानते हैं अगला स्टॉक। विवेक जी बताइए। हाँ, पूजा अगला स्टॉक रहेगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अब ओवरऑल जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है अच्छे की हैं। ये स्टॉक सबको मालूम है हिस्टोरिकली काफी दिक्कतों से गुजरा था। अब क्या है कि अब बेटर मैनेजमेंट के कंट्रोल में है और इसकी रेटिंग्स भी धीरे-धीरे अपग्रेड हो रही है। और हाल ही में इन्होंने एक बॉन्ड इश्यू भी किया था जो सब्सक्राइब भी हो गया। तो मतलब अब कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस आया है और निवेशकों के अंदर भी कॉन्फिडेंस है। हाल ही में कंपनी ने राइट्स इश्यू भी लेके आया था और वो एडजस्टेड राइट इश्यू के प्राइस के बिलो ही अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि और हाँ, आज मैंने ये स्टॉक का नाम आपकी टीम को भेजने के बाद स्टॉक अप चल रहा है। तो वो 4-5% अपन ने खो दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये 220 तक वापस आपको दिखा देगा। तो एक डिसेंट कंपनी है आज के दिन और जैसे-जैसे फंडामेंटल्स में और सुधार आएँगे, ये हो सकता है कि और भी बेहतरीन करे। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए अगले 1 आध साल में आपको अगर 220 भी मिलता है, तो हम लोग करीबन 20-1% की बात कर रहे हैं, जो अच्छा खासा रिटर्न है। बिल्कुल, 220 तक के लेवल्स आ सकते हैं। प्रोमोटर्स बदले हैं, ब्रोकरेज के अपग्रेड आ रहे हैं, ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस FY 25 में जिस तरीके से सरकार हाउसिंग में, रियल एस्टेट में फोकस कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ पर, और इंडिया बुल्स हाउसिंग पर अब आप नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक स्नेहा आपसे लेंगे, बताइए। ये अगली स्टॉक कंजम्पशन स्पेस से है, टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो इसके 3 बिजनेस है, टाटा टी और टाटा सॉल्ट, जो कि इसके फ्लैगशिप बिजनेस है और एक कैश काउ बिजनेस है दोनों। टाटा टी में कंपनी काफी ऑर्गेनिक टी और इन्फ्यूजन जैसे नए लॉन्चेस कर रही है। वहीं टाटा सॉल्ट में कंटिन्यूअसली इससे मार्केट शेयर गेन किया है। सो ये दोनों तो इसके कैश काउ बिजनेस है ही। साथ में एक ये इसकी थर्ड डिवीजन है टाटा संपन्न, जिसे ये बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। काफ़ी इसने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रूट्स के थ्रू एक्सपेंशन किया है।
सो टाटा संपन्न बेसिकली आपकी रेडी टू ईट, स्पाइसेस, पल्सेस इस तरह के प्रोडक्ट्स को केटर करती है। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये जो न्यू बिज़नेस है, इसका शेयर वो रेवेन्यू में अराउंड 30% लेके जाएँगे एंड यही आगे जाके ग्रोथ को काफ़ी हद तक ड्राइव करेगा। सो ओवरऑल नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स पर्सपेक्टिव हम एक्सपेक्ट करते हैं अर्निंग्स ग्रोथ 20% प्लस काइंड ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें हम पॉजिटिव है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1370। ओके, तो एक साल के लिए टाटा कंज्यूमर में 1370 के टारगेट देखने की अनुमान यहाँ पर स्नेहा की तरफ से। विवेक जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? पूजा देखिए, अगला स्टॉक मेरा है जोमेटो। अब ये एक ऐसा काउंटर है जो काफी ऑलरेडी चल चुका है और मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं जोमेटो पे, एक एक टाइम था जब 150 पे मैं सेल की रिकमेंडेशन दे रहा था और फिर 48 50 लेवल्स में वापस बाई भी बोला और अब 178 में भी बाई बोल रहा हूँ। कंपनी देखिए, हो सकता है कि इस क्वार्टर आपको और भी बेहतरीन प्रॉफिट्स दिखाए, ऑपरेटिंग मार्जिन्स में और सुधार आए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस हिसाब से ये लोग डिलीवरी या फीस वगैरह बढ़ा रहे हैं, क्या होता है कि लास्ट टाइम इन्होंने सिर्फ ₹1 बढ़ाया और 4,000 करोड़ रेवेन्यू बढ़ गया। मतलब इतना इतना इनका जो मास पेनिट्रेशन है। तो ये डिलीवरी फीस और जैसे-जैसे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी करेगी यहाँ से। तो ये आपको 200 के ऊपर कभी भी दिखा सकता है, ये पॉसिबिलिटी। हाँ, एक बार 200 के ऊपर जाके करेक्शन आ सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा-सा स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी अभी मुझे लग रहा है कि ये 200 तक तो एक बार आपको दिखाएगा। बिल्कुल। तो ये है तेज़ी के ट्रिगर्स ज़ोमैटो के लिए और 200 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 8 स्टॉक्स कुल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आखिरी के 2-2 स्टॉक्स ले लेते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। स्नेहा, आपके जो सूची है उसमें से एक स्टॉक बताइए। जी मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में अभी काफ़ी कंपनी ने एक लार्ज स्केल में केपेक्स प्रोग्राम अंडरटेक किया था, तो अब वो केपेक्स पीक आउट हो गया है और उसके नतीजे हमें अब FY 25 में दिखाई देंगे। प्लस केपेक्स पीक आउट होने से जो फ्री कैश फ्लोज़ जो जनरेट होगा, वो डेट रिडक्शन में काम आएगा। साथ ही साथ कंपनी जिस सर्कल्स में जहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस थोड़ी वीक थी, उन सर्कल्स में कंपनी सिग्निफिकेंटली अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, तो काफी सिग्निफिकेंट रोल आउट उसने प्लान किया है फॉर FY 25। और आगे जाके अगर हम देखें तो कंपनी ओवरऑल बेनिफिट करेगी फ्रॉम मार्केट शेयर गेन, प्लस अपने वो आरपूस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। वो काफ़ी कुछ प्रीमियम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है जिससे हमें उसके आरपू में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो ये सब फैक्टर्स को अगर हम नज़र में रखें तो भारती एयरटेल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आइडिया जी। इमर्ज करता है। प्लस भारती हेक्साकॉम जो है उससे भी इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो इसमें हमारा लक्ष्य जी। 1 ईयर पर्सपेक्टिव से 1500 है। ठीक है। तो एक साल के लिए भारती एयरटेल में 1500 का लक्ष्य का अनुमान। विवेक जी, क्विकली आपकी तरफ से आखिरी स्टॉक। देखिए, अब तक जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए थे सारे स्मॉल कैप या मिड कैप्स थे और अब लार्ज कैप है, ये एचडीएफसी बैंक। आप अगर कंपेयर करो एचडीएफसी बैंक को बाकी बैंक से, ऑफ कोर्स जो स्नेहा जी का रिकमेंडेशन आईसीआईसी था उससे पे भी मैं एग्री करता हूँ। जो एचडीएफसी बैंक आज के दिन में वापस उसमें भी कई दिक्कतें आई थी और एचडीएफसी लिमिटेड के बाद के मर्जर के बाद मुझे लगता है कि हाँ, और अगले 2 या 3 क्वार्टर इसमें एक आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब स्टॉक प्राइस नीचे नहीं जाने वाला है, लेकिन स्टॉक हो सकता है कि ऊपर रैली नहीं करे। लेकिन 1 साल बाद मुझे दिखता है कि ये प्राइस आपको 1800 से लेके 1900 तक आपको दिख जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कंफर्टेबल है। वैल्यूएशन वाइज़ हिस्टोरिकली लो पे चल रहा है आज एचडीएफसी बैंक। तो काफ़ी पॉजिटिव्स है एचडीएफसी बैंक में जो आपको अगले 1 साल में क्या बोलते हैं वो अनफोल्ड होती हुई दिखेगी। तो बाई एचडीएफसी बैंक रहेगा और डाउन साइड बहुत ही मिनिमल है, इसके लिए आप इसको अग्रेसिवली भी बाय कर सकते हो। ओके, तो एचडीएफसी बैंक 1900 से ज़्यादा के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। एक साल के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। तो कुल 10 स्टॉक की सूची हमने आपके सामने रखी, 10 टॉप स्टॉक्स जो कि FY 25 में आपको कमाई के शानदार और बम्पर रिटर्न कमाकर दे सकते हैं। विवेक जी, स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमें समय देने
के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए कि वित्त वर्ष 2025 में उन्हें कहाँ नज़र रखनी है। तो चलिए, FY24 तो ख़त्म हो चुका है। FY25 के निवेश के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।